आपके लेक्चर्स तो देखते जा रहे हैं पर हमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है पढ़ाई हो भी रही है कि नहीं, और एग्जाम तो हम एक भी दे ही नहीं पा रहे हैं। तो हम लेके आए हैं एक रामबाण इलाज, हम लेके आए हैं आपके लिए बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज। तो आप जो भी चैप्टर्स हमारे वीडियोस में देख देख के कवर करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हर चैप्टर का एक एक टेस्ट लिखें। इससे आपकी प्रिपरेशन भी होती जाएगी हर चैप्टर की, एट द सेम टाइम आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी, जो पास होने के लिए सबसे क्रूशियल होता है। आप हमारे CS दुनिया ऐप में जाके चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जाके देखें और हर चैप्टर का एक एक टेस्ट, राइटिंग टेस्ट आप देते जाएं, जिससे आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपको एक एक चैप्टर याद होता चला जाएगा, जो आपके मेन एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारी CS दुनिया ऐप को डाउनलोड करें। नेट एसेट वैल्यू ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल इसको भी थोड़ा टाइम के लिए स्किप करें, सीधा आएंगे। आओ चिल्लर टॉपिक में आएंगे। क्या हेडिंग है बताओ। देखो मैं यहां से नहीं पढ़ा रही हूँ, तुम लोग पहले खुद से अपने मन से बताओगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का फायदा खुद से सोचो एक बार। रिस्क कम होगा, सेकंड पॉइंट बताओ। एक्सपर्ट हमें मिलता है, तो फिर किसी ने प्रॉफिट क्या बोला, प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो एडवांटेज अगर बता रहे हो तो डिसएडवांटेज क्यों बता रहे हो। प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, श्योर होगा, ऐसे बोलेंगे अपन। देखो हमें कैसे भी करके उसकी बढ़ाई करनी है ना, है ना, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ठीक है। अभी फोर्थ पॉइंट ये भी लिख दे, प्रॉफिट ऑफ श्योर मिलेगा ही मिलेगा आपको, श्योर रहेगा, इंश्योर होगा, ठीक है। नेक्स्ट और बताओ। कन्वीनियंट है, इजी है, छोटे अमाउंट से दे सकते हो, है ना, मतलब कि जितना भी आप लेस अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। और अभी क्या पॉइंट बताया, रिटर्न मिलेगा ही, यही पॉइंट है, ये एक्सपर्ट है तो रिटर्न, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और लिक्विडिटी, वेरी गुड। देखो पॉइंट्स बता पा रहे हो ना। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन है तो पहले खुद से ट्राई करो, एग्जाम नहीं मतलब जब स्कैनर देखते हो, ठीक है। जब स्कैनर को देखोगे तो पहले खुद से ट्राई करो कि तुम्हारा आंसर क्या बोल रहा है, फिर पढ़ो। हैबिट क्या हो चुकी है ना, क्वेश्चन देखेंगे और सीधा आंसर घुसेंगे, अरे भाई पहले दिमाग से पूछ तो लो, क्या पता तुम्हें बनता हो। चलो अब इनके पॉइंट्स देखते हैं क्या बोलता है। सबसे पहले क्या लिखा है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ये तो आपने बताया था एक्सपर्ट है, ठीक है। एक्सपीरियंस, स्किल प्रोफेशनल्स, बैक्ड बाय, बैक्ड मतलब सपोर्टेड बाय, ठीक है। डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट रिसर्च टीम, पूरी की पूरी टीम लगी रहती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी पूरी टीम है। नेक्स्ट क्या बोला, डाइवर्सिफिकेशन, ये पॉइंट रह गया था। इतने डाइवर्सिफाइड सिक्योरिटीज में पैसा लगता है, ठीक है। इन्वेस्ट नंबर ऑफ द कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज में पैसा लगता है। नेक्स्ट कन्वीनियंट एडमिनिस्ट्रेशन, भैया मैनेजमेंट तुमको देखने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला पॉइंट बोला था कन्वीनियंट वाला, ठीक है। मैनेजमेंट किसका सर दर्द है भैया, म्यूचुअल फंड देखे, उनका एसेट मैनेजमेंट कंपनी देखे, ठीक है। रिड्यूस पेपर वर्क, मैनेजमेंट में भैया हमको कुछ देखना ही नहीं है, पेपर वर्क है ही नहीं। हेल्प इन्वेस्टर टू अवॉइड मेनी प्रॉब्लम्स, बैड डिलीवरी से बच जा रहे, डिले पेमेंट से बच जा रहे, क्यों, क्योंकि सारा सदत किसका है, म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी इनका है भाई। अननेसेसरी फॉलो अप विद द ब्रोकर्स, हमें कुछ भी ब्रोकर से फॉलो अप लेने की जरूरत नहीं है, सारे काम हमारे कौन देख रहा है, म्यूचुअल फंड देख रहा है, ठीक है। सेव इन्वेस्टर का टाइम, मेक इन्वेस्टमेंट इजी एंड कन्वीनियंट, ये पॉइंट कवर किया था। नेक्स्ट क्या लिखा है, रिटर्न पोटेंशियल, रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, एक्सपर्ट लगा रहा है ना पैसा, तुम खुद से लगा रहे हो तो लॉस होने के चांसेस है, लेकिन एक टीम लगी है तो यस, क्योंकि उन्हें इतने साल का एक्सपीरियंस है तो रिटर्न मिलता है, भले ही कम मिलता है लेकिन मिलेगा तो जरूर। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तुम्हें ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, हायर रिटर्न मिलेगा कब, मीडियम से लॉन्ग, शॉर्ट में तो आपको कम ही मिलेगा। नेक्स्ट लो कॉस्ट, लेस एक्सपेंसिव कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन्होंने कहा कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने जाओगे उसके कम है, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ द स्केल इन दी ब्रोकरेज, कस्टोडियल, अदर फीस ट्रांसलेट इनटू दी लोअर कॉस्ट। अगर आप खुद से कर रहे हो तो भैया ब्रोकर तो है ही, उसके फीस, उसका कमीशन, उसके ट्रांजैक्शन, उसका कस्टोडियन की सर्विस जो भी देना पड़ेगा, इससे अच्छा ये ज्यादा सस्ता है। लिक्विडिटी, ओपन एंड स्कीम का नाम बोल देना, क्योंकि ओपन एंड स्कीम में लिक्विडिटी है ज्यादा कंपैरिजन टू क्लोज एंड, ठीक है। इन्वेस्टर कैन गेट देयर मनी बैक प्रॉम्प्टली, जितनी जल्दी हो सके वापस अपना पैसा निकाल सकता है। देन ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर गेट रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। पॉइंट्स काफी कुछ तुमने रिलेटेड बोल दिए थे, बस इसको फिर बाद में पढ़ना, जब भी कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे पहले खुद से पूछोगे, फिर देखोगे तुम कितना परसेंट। अगर मैं तुम्हारे पॉइंट्स देखूं तो तुम फिर भी पॉइंट्स बोल पाए, ठीक है। रिस्क इन्होंने नहीं बोला, तुम ये रिस्क पॉइंट डाल दोगे, लिख दो वहां पे कि भैया रिस्क कम है, क्योंकि भैया कौन बैठा है, एक्सपर्ट्स बैठे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, देखो हर किसी की
100% तो कोई परफेक्ट है नहीं, ठीक है। फायदे तो हमने देख लिए, लेकिन रिस्क भी तो है। चलो कहाँ कहाँ रिस्क है? दो टाइप के रिस्क है, सिस्टमैटिकली और अनसिस्टमैटिक। चलो, सबसे पहला रिस्क का नाम क्या बताया? ठीक है, क्या लिखा है? वोलेटिलिटी रिस्क, मतलब बहुत अप डाउन होना, बहुत ज्यादा चेंजेस होना। इक्विटी बेस्ड फंड, मुझे बताओ अलग अलग टाइप के थे, अलग अलग टाइप के थे। पहला टाइप क्या था? इनकम स्कीम के टाइप्स पढ़े थे, इनकम, ग्रोथ, हाइब्रिड, फिर और हाई ग्रोथ वाला था, ठीक है। तो अब मैं कह रही हूँ मैंने इक्विटी में पैसा लगाया, स्कीम का पर्पस क्या है? इक्विटी में करना। तो अगर इक्विटी में करना, तो इक्विटी क्या होती है? कितनी अप डाउन होती है, कितने फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो इन्होंने कहा अगर टिपिकली आपका फंड किस में है, इक्विटी बेस्ड है, तो भैया कंपनी की परफॉर्मेंस ऑफ्टन गेट अफेक्टेड ड्यू टू प्रिविलेंट, मतलब कि कॉमन माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। जैसे हमारी इकोनॉमिक में चेंजेस आएंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस में भी अच्छा खासा चेंज दिखता है। तो फोकस इक्विटी फंड पर है, इक्विटी बेस्ड फंड पे लगता है। तो नेक्स्ट, क्रेडिट रिस्क, डेट फंड की बात हो रही है। पहला एग्जांपल उन्होंने बोला चेंजेस रिस्क एक है जो इक्विटी में होता है। फिर उन्होंने बोला भैया डेट फंड, डेट फंड में क्या बोल दिया? क्रेडिट रिस्क। भैया आपने जिसको पैसा दिया है, जरूरी नहीं है कि वो आपका पैसा रिटर्न कर ही दे, हो सकता है पूरा पैसा आपका डूब जाए, क्रेडिट का भी रिस्क है। नेक्स्ट क्या लिखा है? लिक्विडिटी रिस्क, लॉन्ग टर्म रिजिड लॉक इन पीरियड लाइक ELSS। भैया लिक्विडिटी इशू है ना, हम पढ़ रहे अलग अलग टाइप के रिस्क, आप बोल रहे लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी है, लेकिन एक एग्जाम्पल देके आपको बता रहे भैया लॉक इन में तो जा रहा है आपका, ELSS का एग्जाम्पल देख लो, लॉक इन में तो लिक्विडिटी नहीं है, तो लिक्विडिटी का भी रिस्क है। चैलेंजिंग रिडीम देयर इन्वेस्टमेंट विदाउट इंक्रीइंग अ लॉस। नेक्स्ट क्या लिखा है? कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब ये क्या कह रहा है? इन्वेस्टर पुल ऑल देयर मनी इनटू अ सिंगल इन्वेस्टमेंट स्कीम इन अ वन सेक्टर। हमने कहा भैया हम बस रियल एस्टेट में पैसा लगा रहे, एक ही सेक्टर में लगा रहे। हो सकता है कि सारे सेक्टर अच्छे हो, वही इकलौता सेक्टर हो जो लॉस में हो। आपने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट एक ही टाइप की स्कीम में लगा के रखा है, एक ही सेक्टर में लगा रहा है, बाकी सारे सेक्टर अच्छे। फॉर एग्जाम्पल कोविड, कोविड में क्या थे? सारे सेक्टर डूब रहे थे, लेकिन वर्क फ्रॉम होम का तुम नोटिस करो, कुछ ऐसे धंधे चल पड़े थे जो कभी नहीं चल रहे थे। बेकरी, होममेड केक, ये सब तो ऐसे चल रहे थे कि नहीं भैया दुकान करनी, दुकान करनी, घर पे जो बन रहा है, मतलब क्या नहीं डिमांड। और किस किस की डिमांड आ गई थी बताओ? ऑक्सीजन प्लांट, अचानक से सैनिटाइजर हो गया, है ना, कोई उसे पूछता तक नहीं था। मतलब मैं, रॉकी सर, अभिषेक सर, प्रिया मैम जब ट्रिप में जाते तो कभी कभार सैनिटाइजर की एक सिंगल ऐसी बॉटल ले लेते थे, डिटॉल की मिल जाती थी कि भाई अब सफर में जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं, है ना। तो हर किसी के पास मिलता भी नहीं था। और जैसे ही कोविड आया, इतनी बड़ी बड़ी बॉटलें सैनिटाइजर की घर में, इतने लीटर्स ही लीटर्स, अभी तक खत्म नहीं हुए होंगे। सोचो क्या भर भर के डिमांड अचानक से बढ़ गई ना। हाँ, एक्चुअली में। और उस टाइम पे पहले कितने थिक होते थे वो, और अब बिल्कुल पानी जैसा। तो कुल मिलाकर सीन क्या है कि भाई डिमांड बढ़ गई ना अचानक से, तो बस इन्होंने कहा कि भाई आप किसी एक ही जगह पर फोकस हो, वापस कोविड से बाहर निकल जाओ, है ना, कोविड से बाहर निकल। वो दिन याद आने लगे कैसी पढ़ाइयाँ चल रही थी। चलो, तो रिस्क के अलग अलग टाइप है, ठीक है। पहला टाइप क्या है? बहुत अप्स डाउन होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है? भैया आपका वापस क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तीसरा, जब चाहो नहीं कर सकते, कुछ ऐसे हैं स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट, एक ही जगह अगर लगा दिया और वो सेक्टर अगर लॉस में है तो दिक्कत है। नेक्स्ट क्या लिखा है भैया? इन्फ्लेशन, महंगाई, ठीक है। इन्वेस्टर इम्पैक्ट दिस रिस्क व्हेन द रेट रिटर्न अर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फेल टू कीप अप द इंक्रीजिंग इन्फ्लेशनरी रेट। कुल मिलाकर भैया आपका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन के कंपैरिजन भी क्या होना चाहिए? इक्वली बढ़ते रहना चाहिए, ठीक। चलो, जैसे अक्सर बोला जाता है ना, फॉर एग्जाम्पल जैसे कल मैं आपको लास्ट क्लास में क्या बता रही थी, सिप कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मैं कह रही हूँ कि भैया इन्फ्लेशन फॉर एग्जाम्पल 14% से बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है? 14% से। और आप का पैसा कैसे बढ़ रहा है? 8%। 8 मतलब इससे परसेंट से कम अगर है तो भैया आपके पैसे की वैल्यू भैया कम ही है ना, और कम होती जा रही है। आपने जो आज कमाया उसको तुमने इन्वेस्ट किया, भाई इसमें 4% मिल रहा है, 5% मिल रहा है, 6% मिल रहा है, भाई इन्फ्लेशन तो भाग रहा है, तुम यहाँ हो, फिर वो वहां निकल जाएगा, तुम यहीं रहोगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे हो तो थोड़ा देख कर करो कि भैया ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करे जो आपके इन्फ्लेशन रेट को क्या कर दे? क्रॉस कर दे बच्चा, उससे बढ़ जाए, ठीक। चलो, फिर उन्होंने बोला भैया और भी है,
और भी रिस्क है, ऊपर तो हमने मस्त क्या बना दी, हेडिंग बनाकर आपको समझाया, अब छोटे छोटे रिस्क बता दिए। क्या लिखा है, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो। मत देखो, तुम लोग मुझे बताओ, अगर म्यूचुअल फंड में पैसा अगर हमने डाला और क्या क्या रिस्क लग रहे जो अभी तुमने ऊपर पढ़ा उसके अलावा। वेरी गुड, इतना भरोसा जो एक्सपर्ट में करे है तो भैया इंसान का ही दिमाग। मैं कह रही हूँ पूरी टीम है, हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, हम भी तो इंसान ही है ना, उसके अंदर जो बैठे जो डिसीजन लेने वाले, तो भैया इंसान से तो गलती होती ही है। ठीक है, और बताओ, एक्सपर्ट से गलती हो गई, गुड, प्लान गलत बन गया, मतलब कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाया जिसका गिर रहा है रेट, दैट मींस प्लान गड़बड़ है, समझ रहे हो। तो इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आओ, एक्सेसिव डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो, आप बहुत ज्यादा ही डाइवर्सिफाई हो गए, एक तरफ हमने बोला कि एक जगह लगाने में भी रिस्क है और बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई होने में भी रिस्क है, हो सकता है आप अपना फोकस लूज कर दे। नेक्स्ट, टू मच कंसंट्रेशन, क्या लिखा है, क्या होती है, ब्लू चिप प्रॉफिट देती देती है, तो भैया तुम खुद से सोचो, जो कंपनी प्रॉफिट देगी ही देगी, हर कोई लगा रहा है ना पैसा, और जहां ज्यादा लोग इन्वॉल्व है क्या लग रहा है, प्रॉफिट रिटर्न कम है। अगर हर कोई ही एक चीज करने लगेगा तो वो कम हो जाएगी ना उसकी वैल्यू एक दिन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या लिखा है, नेसेसिटी टू इफेक्ट। हाँ, कुल मिलाकर क्या है कि यहाँ पे उन्होंने बोल दिया, सेकंड पॉइंट समझ में आ गया, नेसेसिटी टू इफेक्ट क्या, हाई टर्नओवर थ्रू दी liquidation of portfolio resulting in the large payment of the, पढ़ो थोड़ा समझो, थर्ड पॉइंट बोलना क्या चाह रहा है, आप क्या चाहते हो, ज्यादा रिटर्न चाहते हो तो फिर ज्यादा, तुम कहोगे कि नहीं भैया मुझे एक अच्छे म्यूचुअल फंड में जाना है जिसमें एक अच्छा एक्सपर्ट हो, उस अच्छे एक्सपर्ट की अच्छी फीस भी होगी। ठीक है, चलो, पुअर प्लानिंग ये कवर कर लिया था आपने। ठीक है, अनरिसर्च फॉरकास्टिंग ऑफ द इनकम प्रॉफिट गवर्नमेंट पॉलिसी, कुछ रिसर्च करा ही नहीं। ठीक है, फंड मैनेजर अनअकाउंटेबल फॉर दी, ये तो बहुत ही तगड़ी बात बोली उन्होंने, क्या बोला ये 6 पॉइंट, नहीं 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 ये नहीं बोला, टर्म्स एंड कंडीशन, हमेशा ये बोला जाता है, वो जो फटाफट बोल दिया जाता है कि भैया स्टॉक मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो भाई इसकी गलती नहीं है। अगर कल को तुमको प्रॉफिट नहीं होता है, तुमको पहले ही बताया था भाई, डॉक्टर भी क्या कहता है, भाई इसका ऑपरेशन करने जा रहे जरा साइन कर दो, फॉर्म साइन करने में क्या लिखा रहता है कि भैया हम तो करने जा रहे भला, है ना, जब हम भला करने जा रहे कुछ हो गया तो भैया, तो यहाँ पे भी यही है, उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक, वो बेस्ट ट्राई करेगा, फेलियर टू आइडेंटिफाई क्लियरली रिस्क, रिस्क ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे किस टाइप का रिस्क है, या फिर अंडर परफॉर्मेंस इन दी कंपैरिजन टू पीयर्स, मतलब बाकी लोग ज्यादा अच्छे, तुम्हारे साथ वाले लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे, तुम उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करे, कुल मिला के उन्होंने बोला ऊपर जो रिस्क है वो तो है, प्लस ये भी अदर रिस्क है, डन। तुम लोग बह जाते नहीं, चलो, अब यहां पर पूरा बैकग्राउंड खत्म, अब फाइनली क्या स्टार्ट होगा, ये सब तुम्हें अभी म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर समझा रहे थे, बैकग्राउंड समझा रहे थे, समझ में आ गया ना। अब बोल रहे कि सभी बोल रहे अब मेरे रूल्स भी समझ लो, अब रूल समझने के लिए अब आप हो चुके हो एलिजिबल। ठीक, चलो, सेबी म्यूचुअल फंड कब बना, 1996, क्या था ऑब्जेक्ट बताओ, इंप्रूव वर्किंग रेगुलेशन ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो इसका पर्पस क्या था, जब भी हम कोई रेगुलेशन पढ़ते हो तो बताओ सबसे पहले क्या पढ़ते हो, उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट, पहला क्या, वर्किंग और रेगुलेशंस। चलो आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहला, म्यूचुअल फंड, ऊपर बैकग्राउंड में कितनी बार यही पढ़ा, म्यूचुअल फंड स्टैब्लिश होता है एज अ ट्रस्ट, थ्रू सेल करता है अपनी यूनिट्स, पब्लिकली भी देता है, और a section of the public under one or more scheme in the security, money market, gold related instrument, silver related instrument, areas बता रहे हैं कहाँ कहाँ इनका पैसा लग सकता है, real estate asset and any, क्या लिखा है, such other asset instrument, जो भी बोर्ड टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करेगा। मीनिंग क्लियर है, यस, यहाँ बोर्ड मतलब क्या है, सेबी। ठीक, हाउएवर क्या लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, बताओ सुनिए ये स्कीम, बताओ,
इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी की डेट में लगाते हैं ये, ठीक है। चलो, रेस करता है मनी थ्रू दी प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द यूनिट सब्जेक्ट टू कंडीशन। इन्होंने कहा कि ये वाली अगर स्कीम होगी तो प्लीज आप क्या कर सकते हो, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफिल करो। म्यूचुअल फंड स्कीम इन्वेस्ट करती है किसमें, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव में भी, में होल्ड द अंडरलाइंग गुड्स इन केस ऑफ फिजिकल सेटलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये म्यूचुअल फंड का नॉर्मल मीनिंग। नेक्स्ट, यूनिट आप बताओगे क्या है यूनिट? वेरी गुड। इन अ स्कीम यूनिट होल्डर को ईच यूनिट रिप्रेजेंट करता है अनडिवाइडेड शेयर इन दी एसेट ऑफ दी स्कीम। नेक्स्ट, यूनिट होल्डर वो जो यूनिट होल्ड करेगा। असेट मैनेजमेंट कंपनी, कंपनी जो रजिस्टर्ड है एज पर कंपनीज एक्ट और सेबी के रेगुलेशन की अप्रूवल लेगी। क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड स्कीम याद आ रही है, ठीक है। पीरियड ऑफ मेच्योरिटी किस में होती है, क्लोज में होती है। ओपन एंड में कोई ऐसी ड्यूरेशन नहीं होती। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, कमर्शियल पेपर, बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। चलो, कॉल या फिर नोटिस ऑफ मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यूजेंस बिल्स, एनी अदर, ठीक है, जो भी आरबीआई स्पेसिफाई करे। डन। नेक्स्ट, स्पॉन्सर कौन था जो म्यूचुअल फंड को स्टैब्लिश करता था? ट्रस्टी कौन था और उसका काम? ट्रस्ट डीड में एसेट मैनेजमेंट कंपनी में चले गए तुम लोग, ठीक है। ट्रस्टी कौन है? ट्रस्टी वो है, कंपनी है जो म्यूचुअल फंड की प्रॉपर्टी एज अ ट्रस्ट होल्ड करके रखता है यूनिट होल्डर के बिहाफ में। ऑफर डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट जिससे हम पब्लिक को इनवाइट करेंगे। डन। चलो, अब आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट, थ्योरेटिकली ये इंपॉर्टेंट है। चलो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हमें म्यूचुअल फंड का म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है, हमने डिसाइड किया म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें, तो हमारी एलिजिबिलिटी क्या है? आओ, रेगुलेशन नंबर 7। क्या? अच्छा, हमें म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना है। हम नहीं कर सकते, वैसे तो बता दूं, एक्चुअली में हम नहीं कर सकते। इमेजिन करो हमें करना है ठीक है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए कुछ 5-5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, हम नहीं है वो एक्सपीरियंस होल्डर, ठीक है। चलो, इमेजिन करो आईटेक्स को चालू करना है, ठीक। एप्लीकेंट कौन है? स्पॉन्सर। मतलब स्पॉन्सर तो अपने आप में तोप चीज होगी ना, जैसे एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक डन, वो है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर ये कंडीशन अगर फुलफिल करेगा तो ही एसबीआई क्या कर सकता है, एसबीआई म्यूचुअल फंड ओपन कर सकता है, ठीक। चलो, स्पॉन्सर तब करेगा जब उसका क्या होगा, अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, जिसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड एंड जनरल रेपुटेशन ऑफ द फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी इन ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शन। चलो वापस, क्या बोला, क्या होना चाहिए? स्पॉन्सर। वापस, अगर कोई भी पर्सन म्यूचुअल फंड ओपन करना चाहता है तो प्लीज आप एलिजिबल तब होंगे, आप एज अ स्पॉन्सर ट्रस्ट ओपन करेंगे। स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी ये है, जो भी वो स्पॉन्सर है उसका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, देन जनरल रेपुटेशन की फेयरनेस और इंटीग्रिटी, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में। इन्होंने बोला, हमने ऊपर साउंड ट्रैक रिकॉर्ड तो बोला, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड से हमारा मतलब क्या है? पहली हेडिंग, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड से मतलब हमारा क्या है कि आप बिजनेस कर रहे हो ऑलरेडी फाइनेंशियल सर्विस का पिछले 5 साल से। क्या एसबीआई बैंक आज अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड ओपन कर रही है, ऑलरेडी है, एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, तो पिछले 5 साल से वो फाइनेंशियल बिजनेस सर्विस में है, ओपन कर सकती है। देन वो एसबीआई बैंक क्या लिखा है, नेटवर्थ इज पॉजिटिव। नेटवर्थ क्या होता है? एसेट से हम लाइबिलिटी लेस करते हैं, नेटवर्थ की प्रॉपर कैलकुलेशन है, पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। एसबीआई बैंक की क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए पिछले 5 साल से। चलो, 2 पॉइंट समझ में आ गए। बिजनेस, फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हो तुम काम स्पोर्ट्स का कर रहे थे, तो क्या तुम अब म्यूचुअल फंड खोल सकते हो? नहीं, म्यूचुअल फंड ओपन करने के लिए वही एलिजिबल जो फाइनेंशियल सर्विस पिछले 5 साल से दे रहा है, तो सारे के सारे बैंक एलिजिबल है, ठीक है। सेकंड पॉइंट कि भैया पिछले 5 साल से आपका नेटवर्थ, मतलब एसेट में से लाइबिलिटी लेस करो, एसेट बचेगा ही बचेगा, पॉजिटिव है अगर पिछले 5 साल से, तो आप एलिजिबल हो, सारी कंडीशन साथ में। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ। सबसे पहले लिक्विड समझेंगे, लिक्विड नेटवर्थ क्या है समझेंगे। लिक्विड नेटवर्थ मतलब लिक्विड एसेट, लिक्विड तो समझते हो, कैश। एन एनकम्बर्ड
मतलब एनकम्बर्ड मतलब क्या होता है? एनकम्बर्ड मतलब होता है चार्ज क्रिएट होना, अनएनकम्बर्ड मतलब विदाउट चार्ज। उन्होंने कहा लिक्विड एसिड है मतलब कुछ भी बर्डन नहीं है, कोई भी लोन वोन चार्ज वार्ज क्रिएट नहीं है। कैश जो लिक्विड है ना, तो कैश या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी तुरंत कैश में हो जाएंगे, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ठीक है, रेपो ऑन दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड एनी अदर लाइक इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफाइड बाय दी बोर्ड। लिक्विड एसेट मतलब या तो कैश या तो सिमिलर टू कैश जो फटाफट लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। क्या एसेट समझ में आ गया? लिक्विड एसेट, ठीक है। वापस आओ, क्या लिखा है आपकी? क्या होनी चाहिए? लिक्विड नेटवर्थ होनी चाहिए। नेटवर्थ होनी चाहिए मतलब आपका जो एसेट होगा वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। मोर देन प्रपोज कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉन्सर इन द एसेट मैनेजमेंट कंपनी। थोड़ा मुझे ऊपर कुछ पॉइंट याद आ रहा है कि स्पॉन्सर 40% नेटवर्थ होल्ड करके बैठा होगा किसमें? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। उसकी नेटवर्थ 40% तक की होनी चाहिए, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नेटवर्थ 40% स्पॉन्सर देगा। डन, यही पढ़ा था। वापस एक बार इस पॉइंट को रीड कर रही हूँ। स्पॉन्सर इंश्योर करेगा कि पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ मोर देन प्रपोज मतलब उसकी खुद की, एसबीआई बैंक की खुद की नेटवर्थ क्या होनी चाहिए? जितना वो प्रपोज कर रहा है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 40% करेगा, उससे तो उसकी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब खुद की भी नेटवर्थ अच्छी होनी चाहिए। पूरा का पूरा पैसा जो है क्या तुम एसेट मैनेजमेंट कंपनी में लगा दोगे और खुद का कंगाल बैठे रहोगे? तुम्हारे क्या एसबीआई बैंक का काम ही चल रहा होगा? चल रहा होगा। तो एसबीआई बैंक तुम्हारी नेटवर्थ भी देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे उन्होंने बोथ वे बोला है। एसबीआई बैंक की भी देखेंगे और जो आप एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी खोल रहे हो इसमें आपको 40% पैसा तो लगाना है, लेकिन आपके पास जितना 40% लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप 100 करोड़ लगा रहे हो, 40% क्या है मेरे एग्जाम्पल 100 करोड़ है, तो भैया आपका 100 करोड़ से ज्यादा खुद का होना चाहिए। क्या? लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। बातें समझ में आ रही है? डन। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान देंगे। यहां तक पहले बताओ समझ में आ गया क्या? फिर से एक बार रीड करो, समझ में आया खुद से? जितना भी आप प्रपोज कर रहे हो आपका खुद का लिक्विड नेटवर्थ ज्यादा होना चाहिए। डन। अगर उसमें 100 करोड़ लगा रहे हो तो आपका 120, 130, 40, 50 होना चाहिए, 200 करोड़ होना चाहिए। नेक्स्ट, एंश्योर दैट इन केस ऑफ चेंज इन कंट्रोल, एसबीआई एसबीआई बैंक क्या है? स्पॉन्सर है, लेकिन कंट्रोल चेंज हो रहा है। दैट मीन्स चेंज इन कंट्रोल ऑफ द एग्जिस्टिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अभी 40% तक का, ठीक है, किसके पास था? एसबीआई बैंक के पास था, लेकिन अब इसका जो कंट्रोल है बदल गया, पंजाब नेशनल बैंक ने ले लिया। न्यू स्पॉन्सर टेक ओवर, ठीक है। अगर कंट्रोल चेंज हो गया दैट मीन्स कि क्या हो गया? अगर एग्जिस्टिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कोई न्यू स्पॉन्सर आ जाता है ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ दी शेयर्स, ड्यू टू एक्विजिशन ऑफ शेयर्स मतलब टेक ओवर कर दिया न्यू स्पॉन्सर। पॉजिटिव लिक्विड, अब उन्होंने कहा जब एसबीआई बैंक था तो उसको भी हमने क्या बोला था? तुम्हारा भी पॉजिटिव होना चाहिए और जितना भी लगा रहे हो उससे ज्यादा होना चाहिए। सेम पंजाब नेशनल बैंक तुम्हारे लिए भी यही है, लेकिन कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ ऑफ द स्पॉन्सर, ठीक है, या फिर फंड टाइड अप बाय द स्पॉन्सर टू द एक्सटेंट ऑफ द ग्रेटर, दो चीज लिखी है, पर वैल्यू दिख रहा है, पार वैल्यू सॉरी, और मार्केट वैल्यू। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ये एग्जाम्पल समझना। पार वैल्यू है 10 रुपए, एक न्यू स्पॉन्सर बाय करता है 1 लाख रुपए एसेट मैनेजमेंट कंपनी का, उसकी पार वैल्यू क्या है? बचपन में पढ़ते थे प्रीमियम पार, उसकी पार वैल्यू क्या है? 10 रुपए। तो 1 लाख शेयर के हिसाब से पार वैल्यू 10 रुपए, तो 10 लाख हो गया। मार्केट वैल्यू, एक है पार वैल्यू एक है मार्केट, मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है? 15, तो 1 लाख के हिसाब से कितनी होगी? 15 लाख। विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर, हायर क्या है? 15 लाख। तो जो पंजाब नेशनल बैंक के जो न्यू स्पॉन्सर है मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, उसको क्या करना पड़ेगा? 15 लाख तक का मेंटेन करना पड़ेगा। लैंग्वेज आओ रीड करेंगे। अगर एक्विजिशन के कारण कंट्रोल बदलता है तो जो पंजाब नेशनल बैंक है, पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ ऑफ द स्पॉन्सर, न्यू स्पॉन्सर पंजाब नेशनल बैंक, फंड टाइड अप बाय द स्पॉन्सर टू द एक्सटेंट कितना? पार वैल्यू या फिर मार्केट वैल्यू, प्रपोज टू एक्वायर्ड विच एवर इज हायर, इतना अमाउंट उसे ब्लॉक करके रखना होगा, मेंटेन करके रखना होगा। बात समझ में आ रही है? पढ़ क्या रहे? स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी, पहला, पिछले 5 साल से फाइनेंशियल बिजनेस में एंगेज, पिछले 5 साल से पॉजिटिव नेटवर्थ,
पिछले नहीं 5 साल नहीं है, पॉजिटिव आपका लिक्विड एसेट होना चाहिए, जितना भी आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी में पैसा लगा रहे हो उससे ज्यादा होना चाहिए। डन। और अगर कंट्रोल चेंज होता है, तुम्हारी जगह कोई और आता है, उसका भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन हम उसके लिए पार वैल्यू जितने शेयर्स वो एक्वायर कर रहा है और मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, वो अमाउंट देखकर उसे उतना ये मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्लियर है? बढ़ू आगे। सिंपल वाला पॉइंट अब आता है, आपके पिछले 5 साल से क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट का कैलकुलेशन आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स, ये सब कट करने के बाद पिछले 5 साल से आप प्रॉफिट में ही हो, और एवरेज आपका नेट एनुअल प्रॉफिट कम से कम कितना आ रहा हो, पिछले 5 साल की एवरेजिंग की जाएगी 10 करोड़ का आएगा, तब आप एक म्यूचुअल फंड खोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब एसबीआई बैंक, एसबीआई म्यूचुअल फंड तब खोल पाया होगा जब ये 5 कंडीशन फुलफिल। ठीक है, 5 कंडीशन में से थर्ड वाली कंडीशन को थोड़ा साइड करेंगे और 4 कंडीशन फटाफट बोलेंगे। पहला, बिजनेस फाइनेंशियल सर्विस वाला पिछले 5 साल से। सेकंड पॉइंट, साफ बोल दिया भैया तुम्हारा नेटवर्थ पॉजिटिव पिछले 5 साल से। फिर नेट प्रॉफिट ईच, हर पिछले 5 साल में हर साल आपने प्रॉफिट कमाया हो, ये लिखा है ना, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन शब्द डिडक्ट करने के बाद। और हम जब आपकी एवरेजिंग करेंगे तो कम से कम पिछले 5 साल की एवरेजिंग 10 करोड़ होनी चाहिए। अब वो थर्ड वाला पॉइंट बोलो कि अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जितना पैसा लगा रहे हो उससे ज्यादा आपकी खुद की लिक्विड एसेट होनी चाहिए, लिक्विड नेटवर्थ होनी चाहिए। इनकेस अगर चेंज होता है आपका टेक ओवर के कारण, तो जो भी नया स्पॉन्सर है उसे कितना लेकर रखना पड़ेगा? पार वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। डन। चलो, मान लो जितनी भी बातें तुमने पढ़ी इसको लिखो, ये ए है, कंफ्यूज ना हो जो, हम रेगुलेशन 7 पढ़े, रेगुलेशन 7 का ये ए पॉइंट पढ़ा था, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड वाला, कि भैया स्पॉन्सर साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होगा और जनरल रेपुटेशन, फेयरनेस, इंटीग्रिटी। फिर हमने क्या पढ़ा? एक्सप्लेनेशन में पढ़ा कि साउंड ट्रैक रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, ये ए पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट एक्सप्लेनेशन जो दे रखा है टू क्लॉज ए, साउंड ट्रैक रिकॉर्ड वाला, नॉट फुलफिल द स्पॉन्सर शेल। मान लो भैया तुम्हारा इतना अच्छा साउंड रिकॉर्ड है ही नहीं, तब भी तुम एलिजिबल हो जाओगे जब तुम हमारी और ये 6 कंडीशन मानोगे। ठीक है, इस 6 कंडीशन को थोड़ा सा ब्रेक लो। पहले बताओ ए पॉइंट क्या बोलता है? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, जनरल रेपुटेशन होना चाहिए। इसके एक्सप्लेनेशन में हमने साउंड ट्रैक रिकॉर्ड पढ़ लिया। ठीक है, ए पॉइंट। फिर इसके बाद ये दिख रहा है, इसे बी पॉइंट लिखो, बी नहीं सॉरी डबल ए। डबल ए क्या बोलता है? एप्लीकेंट क्या होना चाहिए? स्पॉन्सर कौन होना चाहिए? फिट एंड प्रॉपर। एप्लीकेंट यहाँ पे स्पॉन्सर ही है क्योंकि वही बना रहा है, तो स्पॉन्सर फिट और प्रॉपर होना चाहिए। बी पॉइंट, एग्जिस्टिंग जो म्यूचुअल फंड है इन केस इन द फॉर्म ऑफ द ट्रस्ट डीड अप्रूव बाय द सेबी। ऑलरेडी जब हम ये रेगुलेशन आए तो उससे पहले आप एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड है तो कोई बात नहीं, आपका फॉर्म ट्रस्ट होना चाहिए, आपकी डीड बनी होनी चाहिए जैसा सेबी ने अप्रूव कर रखा है। नेक्स्ट, सी पॉइंट क्या बोलता है? इंपॉर्टेंट, ये पहली 2 लाइन कुछ याद आ रहा है? स्पॉन्सर कंट्रीब्यूट करेगा एटलीस्ट 40% ऑफ नेटवर्थ एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद वाला पॉइंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनी पर्सन हु होल्ड द 40%, क्या लिखा है? डीम टू बी स्पॉन्सर। और जैसे बोला डीम टू बी स्पॉन्सर, फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड दिस रेगुलेशन। बहुत मुद्दे की बात बोल दी। मैं आईटेक्स में एसेट मैनेजमेंट कंपनी 40% हूँ, ठीक है, 100% है इसमें, 40% मेरा लगा है। ठीक है, कीर्ति ने क्या किया? 40% से ज्यादा लगा दिया। भाई इसका हो गया ज्यादा, मैं तो स्पॉन्सर थी, मैंने सारी एलिजिबिलिटी कर रखी थी, तो उसको क्या बोला जाएगा? तुम डीम्ड स्पॉन्सर हो और अब तुम्हें सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। मतलब ऊपर तो बोली दीदी मैं तो नहीं कर पाऊंगी, तो भैया अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कम करो। बात समझ में आ गया? चलो, डी पॉइंट, स्पॉन्सर और एनी ऑफ डायरेक्टर, स्पॉन्सर या फिर स्पॉन्सर एक कंपनी है, एसबीआई बैंक, बंद करना है। बचा लिया, नहीं तो टीवी के लिए फिर रॉकी सर को बुलाना पड़ता है। किसने इसे यहाँ पे रखा? दूर रहे भाई। अच्छा वो रोक लिया। यस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। देखा, टैलेंट है, टैलेंट है। टीवी के रिमोट से बंद कर सकती हूँ मैं एसी। चलो वापस आते, स्पॉन्सर या फिर एनी ऑफ इट्स
डायरेक्टर। स्पॉन्सर कौन है हमारे एग्जाम्पल में? एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक या फिर उसका कोई भी डायरेक्टर, या फिर एसबीआई बैंक का कोई भी प्रिंसिपल ऑफिसर एम्प्लॉय बाय द म्यूचुअल फंड। क्या लिखा है? शुड नॉट बी हैव बीन। भैया तुम स्पॉन्सर खुद, डायरेक्टर या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर किसका? म्यूचुअल फंड का जो भी तुम रख रहे हो, शुड नॉट बी हैव बीन गिल्टी ऑफ द फ्रॉड। भैया फ्रॉड में ना इन्वॉल्व हो, या फिर नॉट कन्विक्टेड ऑफेंस इन्वॉल्विंग। हमेशा मुंह उठा के आ जाता है, क्या होता है मॉरल टर्पिट्यूड? कुछ एग्जाम्पल्स। फ्रॉड क्या, चीटिंग क्या, जेल ही जाएंगे इसमें, है ना? क्या किया? घूस ले ली, चोरी चकारी, कुछ भी नकली बनाएंगे, जाली बनाएंगे, और किसी भी तरीके से आप सीरियसली क्या कर रहे हो? बेईमान हो, है ना? तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है। अक्सर जो भी मॉरल टर्पिट्यूड आता है, दैट मीन्स आप ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक, तो अगली बार याद रहेगा मॉरल टर्पिट्यूड अक्सर आता रहता है ना। चलो, फ्रॉड, चीटिंग, ब्राइबरी, ठीक, थेफ्ट हो गया। चलो, तो अगर आप स्पॉन्सर या फिर स्पॉन्सर का कोई भी डायरेक्टर या प्रिंसिपल ऑफिसर टू बी एम्प्लॉयड बाय द म्यूचुअल फंड शुड नॉट बी हैव बीन गिल्टी, ना फ्रॉड में हो, ना कन्विक्टेड हो ऑफेंस जो इसके लिए आपको मॉरल टर्पिट्यूड बोला जाता है, और हैज नॉट बीन फाउंड गिल्टी एनी इकोनॉमिक ऑफेंस। ठीक, ई पॉइंट क्या बोलता है? ट्रस्टी को अपॉइंट करो एज पर रेगुलेशन, एसेट मैनेजमेंट को अपॉइंट करो एज पर रेगुलेशन, कस्टोडियन को अपॉइंट करो एज पर रेगुलेशन। ये कस्टोडियन अपने पास संभाल के रखेगा सिक्योरिटी, गुड्स, गोल्ड का अगर है तो भैया गोल्ड वाले भी, गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट भी, एनी अदर। ठीक, चलो हम यहाँ पे वापस जाएंगे ब्रॉडर हेडिंग में। हम पढ़ क्या रहे थे? वापस चलो, वापस चलो। सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एप्लीकेंट क्या करेगा? साउंड ट्रैक रिकॉर्ड रखेगा, और जनरल रेपुटेशन, फेयरनेस, इंटीग्रिटी, अब वो एक्सप्लेनेशन में पढ़ा हमने। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? फिट एंड प्रॉपर पर्सन। फिर क्या पढ़ा? पुराना अगर एग्जिस्टिंग है तो ट्रस्ट फॉर्म होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। प्लीज 40% एसेट मैनेजमेंट कंपनी में डाल दो। अगर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 40% नहीं, कोई और आ गया तो वो भैया फुलफिल करेगा। फिर स्पॉन्सर, डायरेक्टर, ये सब मॉरल टर्पिट्यूड, फ्रॉड, इन सब में इन्वॉल्व ना हो। प्लीज अपॉइंट करो ट्रस्टी को भी, तभी तो म्यूचुअल फंड का काम होगा। एसेट मैनेजमेंट कंपनी और कस्टोडियन। अब बीच का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। ठीक, इन्होंने कहा कि अगर साउंड ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और तब भी हमें क्या करना है, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। ठीक है आओ, अगर साउंड ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आप क्या करेंगे? क्या अब मैं काम नहीं कर सकता? उन्होंने कहा कर सकते हो, अभी भी मौका है, ये 6 कंडीशन बस फुलफिल कर लो। ठीक है, आओ पहले शॉर्ट में समझेंगे। बहुत बिछा बिछा के उन्होंने लिखा है, शॉर्ट में समझो। एसेट मैनेजमेंट कंपनी कैपिटलाइज एट द मिनिमम 150 करोड़ लगा दो। एसबीआई बैंक बोलता है भाई मैं तो साउंड ट्रैक रिकॉर्ड में नहीं हूं, लेकिन मुझे तो भैया किसी भी हालत में खोलना है। तो बोला ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कितना पैसा लगा दो? 150 करोड़ लगाओ। और ये 150 करोड़ क्या जाएंगे? गए 5 साल के लॉक इन में। तुम अच्छे साउंड ट्रैक रिकॉर्ड में नहीं हो तो भैया ये कंडीशन फुलफिल करो, अब खोल लो। रिक्वायर एक्सपीरियंस, आपका खुद का तो है नहीं एक्सपीरियंस, तो क्या करो कि मैनेजर पर्सन, मतलब एक्सपीरियंस पर्सन को बैठाओगे, स्टाफ को बैठाओगे, और वो उनका एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए? 30 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या तो ऊपर के साउंड ट्रैक रिकॉर्ड रखो, नहीं तो फिर इनको रखो, मतलब ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट में रखो जिनका 30 साल का एक्सपीरियंस हो, एकदम बुजुर्ग, उम्र दराज। ठीक है, हाँ, एक्चुअल में ये सारी कंडीशन साथ में फुलफिल होनी चाहिए। पिछले 5 साल से आप फाइनेंशियल बिजनेस कर रहे हो, हम नहीं कर रहे भाई, हम नहीं कर रहे, तो इस कारण से हमें ये करना पड़ रहा है, 150 करोड़ लगाना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला आपको तो एक्सपीरियंस कुछ नहीं है ना, तो उम्र दराज एक्सपीरियंस 30 साल के लोग को बैठाओ, तब आप ये कंडीशन फुलफिल करो। ठीक है, चलो 30 साल का एक्सपीरियंस। और स्पॉन्सर के पास क्या होना चाहिए? ये वाला तो होना चाहिए पॉजिटिव लिक्विड नेटवर्थ होना चाहिए, मस्ट कवर। जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा।
जैसे जैसे भैया बढ़ रहा है आपको भी क्या करना है, उसकी लिक्विड नेटवर्थ बढ़ानी है। बुक से भी रीड कराऊंगी लेकिन वो बहुत डिटेल दे रखा है। लॉक इन स्टेक इक्विवेलेंट 50 करोड़ इन केस ऑफ द एक्वायरिंग। इन्होंने कहा एग्जिस्टिंग एक्विजिशन आ गया, फिर से खरीद लिया अगर किसी ने, सेम जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना, जैसे मैंने कहा था एसबीआई बैंक का कंट्रीब्यूशन था, अब किसने एक्वायर कर लिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेम उन्होंने कहा इसमें भी अगर ऐसा होगा तो उसे भी सेम कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। एडेर क्या एडिशनल कंडीशन, बोर्ड समय समय पर जो कहेगा वो भी। अलग से फिर एक उन्होंने बात बोल दी यहाँ पर, अगर कोई प्राइवेट इक्विटी फंड या फिर कोई पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल ये लोग चाहते हैं स्पॉन्सर बनना तो स्पॉन्सर बन सकते हैं, लेकिन से भी जो कंडीशन बोलेगा वो कंडीशन फुलफिल करोगे तो। मतलब 6 और इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या थी बताओ जरा, नेटवर्थ आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कम से कम 150 करोड़, एंड ये लॉक इन में जाएगा 150 करोड़ कितने, 5 साल के लिए। फिर क्या बोला, अपॉइंट करो एक्सपीरियंस लोगों को, ये सारे लोग एक्सपीरियंस होने चाहिए एटलीस्ट 30 इयर्स, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योर करो अगर एक्विजिशन होगा तो सेम इंश्योर करेंगे मिनिमम कैपिटलाइजेशन, मतलब पंजाब नेशनल बैंक को भी सेम वही मेंटेन करके रखना पड़ेगा, सेम वही, कुछ याद आ रहा है, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर, सेम ऊपर जैसे कॉपी पेस्ट। इंश्योर करेंगे एग्जिस्टिंग एसेट मैनेजमेंट कंपनी लॉक इन में, कब तक, 150 करोड़, 5 इयर्स, रिपीट बोल दिया क्या। अच्छा, एक्विजिशन जो है इनका भी, पंजाब नेशनल बैंक का भी वही 150 करोड़ जो भी है वो भी 5 इयर्स के लिए। एंश्योर अदर कंडीशन जो सेबी बोलेगा, प्राइवेट इक्विटी फंड, पूल इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो भी है फंड एज मे बी परमिटेड, म्यूचुअल फंड अदर कंडीशन सेबी जो बोलेगा उसे ध्यान पे रख के ये भी स्पॉन्सर बन सकते हैं, मतलब ये भी म्यूचुअल फंड अलग से अपना ओपन कर सकते हैं। डन। फिर ये सारी चीजें पढ़ ली थी, ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्या लिखा है, प्लीज पहले सब स्क्रीन में देखेंगे। मैं पहला पॉइंट आपको पढ़ाऊंगी, आपको फिर बुक से रीड करना है क्योंकि ये थोड़ा सा है ना नेगेटिव सेंस में लिखा है, लैंग्वेज थोड़ी सी आपको उसको कंफ्यूजन हो सकती है। एग्जाम्पल देखना है, एक तरफ क्या है एसबीआई म्यूचुअल फंड और दूसरी तरफ क्या है एनी अदर म्यूचुअल फंड। डन। एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब एक्सपर्ट। एसबीआई म्यूचुअल फंड का कौन स्पॉन्सर, कौन है स्पॉन्सर, एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक के कौन एसोसिएट या फिर उसकी जो भी ग्रुप कंपनी नहीं कर सकती। वापस, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर स्पॉन्सर, स्पॉन्सर में जो भी एसोसिएटेड है या ग्रुप कंपनी 10 या 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग एनी अदर म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी में होल्ड नहीं करेगी। मतलब एक म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड में कितना इन्वेस्ट कर सकता है, 10% से कम, क्योंकि नहीं बोले तो 10 और 10 से ऊपर नहीं, और रिप्रेजेंटेशन ऑन दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तुम एसबीआई म्यूचुअल फंड के भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे हो और वहां पे भी बैठने जा रहे हो, नहीं बैठ सकते। अब ये डायग्राम समझ लिया है, अब लैंग्वेज रीड करेंगे, आओ। नो, पहले बोल दिया नो। स्पॉन्सर ऑफ म्यूचुअल फंड, मेरे एग्जाम्पल में क्या लिखा है एसबीआई, एसबीआई म्यूचुअल फंड एसोसिएट, एसबीआई के एसोसिएट, एसबीआई की ग्रुप कंपनी इंक्लूडिंग द एसेट मैनेजमेंट कंपनी फंड। क्या ये बात समझ में आ रही है। थ्रू द स्कीम ऑफ द म्यूचुअल फंड इंडिविजुअली, कलेक्टिवली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, पहले बोल देना नो, मतलब नहीं कर सकते। कितना, 10% और मोर, 10 या 10 से ज्यादा शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट किसमें, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ट्रस्टी ऑफ द एनी अदर कंपनी। अब उस लैंग्वेज को रीड करो और इस डायग्राम को देखो फटाफट और मुझे बताओ क्या समझ में आ रहा है। क्या करते हैं लॉ, वो सारी बातें लिखे जो कर सकते हो जो नहीं कर सकते, लेकिन कभी कभार नेगेटिव लिखा है कि ये तो नहीं कर सकते, दैट मींस बाकी सब कर सकते, ठीक है। नो स्पॉन्सर of the mutual fund, associate, group company, including the asset management company through the scheme individually, ठीक है, 10 या more percent, कोई भी स्पॉन्सर नहीं करेगा वहां, स्पॉन्सर नहीं करेगा वहां, शेयर होल्ड नहीं करेगा, स्पॉन्सर होल्ड नहीं करेगा यहां पर, ठीक है, किसमें, सॉरी किसमें, ट्रस्टी में, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, मतलब दूसरी म्यूचुअल फंड में कर सकता है नहीं कर सकता है, कर सकता है। मतलब एक म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर क्या नहीं होगा, दूसरे म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी में और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में शेयर होल्ड नहीं करेगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रिप्रेजेंट नहीं करेगा। मतलब ये पंजाब नेशनल बैंक का अगर म्यूचुअल फंड है,
पंजाब नेशनल बैंक का म्यूचुअल फंड है तो ये इसमें तो हो सकता है ना, उसके ट्रस्टी में बना क्या, उसके एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बना क्या। डन। चलो दूसरा, एनी पर्सन 10% और मोर, पहले ये समझेंगे ठीक है। कोई भी पर्सन 10% या फिर मोर शेयर होल्डिंग वोटिंग राइट इन दी किसमें, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एग्जाम्पल वापस से एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एसबीआई म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी, एक तरफ एसबीआई बैंक का एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी है। कोई भी पर्सन कितना होल्ड करके बैठा है एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, 10 या 10 से ज्यादा, या फिर ट्रस्टी में 10 या 10 से ज्यादा, उसको भी साफ बोल दिया तुम्हारा इंटरेस्ट तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी से ज्यादा जुड़ चुका है, तो तुम भी क्या नहीं करोगे, सेम दूसरे म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में शेयर होल्ड नहीं करोगे। वापस पहले तो क्या बोल दिया, स्पॉन्सर को बोल दिया तुम नहीं करोगे, एसोसिएट ग्रुप को बोल दिया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को बोल दिया तुम नहीं करोगे, क्या नहीं करोगे, होल्ड नहीं करोगे। और तुम्हारी कंपनी में ही, तुम्हारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कोई भी इंसान है 10%, या इस ट्रस्टी में, इसकी ट्रस्टी में कोई भी इंसान है जिसके पास 10% है, तो अगर आपके पास इस ट्रस्टी का 10% है, मैं एसबीआई की ट्रस्टी में कितना होल्ड करके बैठी हूं, 10 से ज्यादा, तो मैं पंजाब नेशनल बैंक के ट्रस्टी में 10% से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकती, मतलब 10% से कम तो कर सकती हूँ ना। वापस मैं अगर एसबीआई की ट्रस्टी में 10% होल्ड करके बैठी हूं, तो मैं पंजाब नेशनल बैंक के ट्रस्टी में 10% से ज्यादा नहीं कर सकती, 10% से कम कर सकती, मतलब एक जगह ही मेरा पूरा कंट्रोल होना चाहिए, वो ये कहना चाह रहे। अब एक बार लैंग्वेज रीड करो, ए और बी तो समझ में आ गया ना। नेक्स्ट, एनी शेयर होल्डिंग, मैं वो शेयर हूं, 10% और मोर ऑफ शेयरहोल्डिंग वोटिंग राइट इन दी एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी ऑफ द म्यूचुअल फंड। एसबीआई में मेरा 10% है, एसबीआई बैंक में नहीं है, एसबीआई म्यूचुअल फंड के ट्रस्टी में और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। 10% और मोर नहीं कर सकती, यहां ऊपर उन्होंने बोल दिया है ठीक है, नहीं कर सकती, नॉट शेल नॉट 10% और मोर एसेट मैनेजमेंट कंपनी और ट्रस्टी, सेम वही एनी अदर। और रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड के, एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिप्रेजेंट करूं, तो वहां पर भी नहीं करूंगी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है। बात को समझो भैया, मैं अपना पूरा दिमाग क्या करूं, एसबीआई के म्यूचुअल फंड को बढ़ाने में लगाऊं ना, यहाँ एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट करूं ना, यहाँ मैं बैठी हूँ और कहाँ बैठी हूँ, पंजाब नेशनल बैंक में बैठी हूँ। कुल मिलाकर क्या डायरेक्टर एक से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? हाँ बन सकता है, लेकिन हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। हमने क्या बोला, भैया म्यूचुअल फंड की एक कंपनी में हो तो दूसरी फंड, म्यूचुअल फंड के एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी में हो तो दूसरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी में मत रहो ना, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कौन होगा, खुद से सोचो तो, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में कौन रहेगा, एक्सपर्ट। क्या बात समझ में आ रही है? क्या हो गया, इसे ऑन करना है क्या, अच्छा बंद करना है, कंसेप्ट क्लियर है, हो गया, वापस समझ में आ गया, 1 और 2 पॉइंट समझ में आ गया। तो एक म्यूचुअल फंड का कौन कौन था, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्पॉन्सर, स्पॉन्सर का एसोसिएट ग्रुप, दूसरे के ट्रस्टी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी में 10 या 10% ज्यादा नहीं लगाएगा, ठीक, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, या कोई भी पर्सन जो यहां इन्वॉल्व है वहां पर नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं क्वेश्चन ही पूछूं सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है, एक लिमिट तक कर सकता है, ऐसा डायरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकता है, नहीं कर सकता। डन। नीचे मर्जर एक्विजिशन, क्या होता है मर्जर एक्विजिशन, दो कंपनी आपस में मिलकर कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि भैया दो कंपनी आपस में मिल रहे थे, इस कारण से 10% हो गया, वोटिंग राइट वगैरह, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड। ये पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई म्यूचुअल फंड दोनों ने, पंजाब का भी म्यूचुअल फंड और एसबीआई के म्यूचुअल, दोनों ने क्या सोचा, मर्ज करने का। इस चक्कर में हम इधर उधर हो गए, तो इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, ट्रस्टी एसेट मैनेजमेंट कंपनी इस कारण से रिप्रेजेंटेशन आया, तो दीज रेगुलेशन कंप्लाई, आप उस मर्जर रेगुलेशन के हिसाब से करिए, और हम आपको 1 साल का समय देंगे कि 1 साल के अंदर अंदर अपनी फॉर्मेलिटी जो लिमिट क्रॉस हो रही है उसको लिमिट में लेकर आ जाइए, हम आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेंगे। डन। क्या ये बातें समझ में आ रही है, आई कि नहीं आई? चलो, तुमने अभी जो कंसेप्ट वाली चीजें पढ़ी, 2 चीजें पढ़ी, क्या, एलिजिबिलिटी, और दूसरा आपने क्या पढ़ा, हेडिंग देखो, नॉर्म्स किसकी, होल्डिंग और गवर्नेंस इन दी म्यूचुअल फंड। अब चिल्लर चिल्लर टॉपिक पढ़ा रही हो, फिर एंड करेंगे। हेडिंग क्या बताओ,
क्या लिखा है? ट्रस्टी, स्पॉन्सर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, कस्टोडियन, तुम सबको क्या फॉलो करना है? एसबीआई के म्यूचुअल फंड के रेगुलेशन 1996। बहुत अनोखी बात बोल दी उन्होंने। चलो, म्यूचुअल फंड इन्फॉर्म करेगा सेबी को। क्या इन्फॉर्म करेगा? इनको लग रहा है ये इन्फॉर्म करेंगे, है ना? इन्होंने कहा मिसलीडिंग, फॉल्स, मटेरियल, रिस्पेक्ट, कुछ भी गलत हुआ है तो प्लीज इन्फॉर्म करो। म्यूचुअल फंड इन्फॉर्म करेगा सेबी को। क्या इन्फॉर्म करेगा? कोई भी मटेरियल चेंजेस वे। ठीक है, लास्ट एक पॉइंट एड ऑन है, क्या है? फीस जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। नेक्स्ट हेडिंग बताओ क्या लिखा है? म्यूचुअल फंड का क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन और मैनेजमेंट, और किसका? ट्रस्टी का। म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के फॉर्म में बनता है, ड्यूली रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, एक डीड बनाई जाती है और उस डीड में हम लिमिट एक्सटिंग्विश, कुछ सुना सुना सा लग रहा है, हमने डिबेंचर ट्रस्टी में भी ऐसा पढ़ा था, याद आ रहा है? ट्रस्टी अपने आप को क्या नहीं कर सकता, वहां पढ़ा था टॉपिक, अपने आप को लिमिट एक्सटिंग्विश बचा नहीं सकता कंपनसेशन देने से, है ना? ये नहीं बोलेगा कुछ गलती हो जाएगी तो इनको मिल जाएगा। इन्होंने कहा कि भैया ट्रस्टी तुम्हारे भी सर पे क्या आएगा? लाइबिलिटी आएगी। ऑब्लिगेशन, लाइबिलिटी जो ट्रस्ट की है, इंडेमनीफाइंग दी ट्रस्टी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। आप अपने ट्रस्ट डीड में ऐसा कुछ भी नहीं लिखोगे जिससे आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो, अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को एक्सटिंग्विश करो, खत्म करो, ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन मत लिखना। क्लियर है? डिस्क्वालिफिकेशन, किसकी डिस्क्वालिफिकेशन? ये बिल्कुल लाइट टॉपिक है, ठीक है? ट्रस्टी, ट्रस्टी किसे किसे नहीं बना सकते? म्यूचुअल फंड अपॉइंट अ ट्रस्टी, एनी पर्सन नॉट बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज अ ट्रस्टी अनलेस, पॉजिटिव पॉइंट लिखा है। हेडिंग क्या लिखी है? डिस्क्वालिफिकेशन। यहाँ पॉजिटिव लिखा है, ट्रस्टी वो बनेगा एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, एबल हो, ईमानदार हो और स्टैंड कर रहे, नॉट फाउंड गिल्टी, किसमें? मॉरल टर्पिट्यूट, नॉट कन्विक्टेड एनी इकोनॉमिक ऑफेंस और वॉयलेशन एनी सिक्योरिटी लॉस, फर्निश पर्टिकुलर्स, जो भी स्पेसिफाइड है फॉर्म सी में। ये तो था पहला पॉइंट कि भैया ट्रस्टी को अपॉइंट करना, इसकी एलिजिबिलिटी। सेकंड पॉइंट, नो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, नो डायरेक्टर, वो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इंक्लूड करता है, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनी शेल बी एलिजिबल टू अपॉइंट अ ट्रस्टी इन म्यूचुअल फंड। ये पॉइंट तुम पढ़ोगे मुझे बताओगे, बताओ। हम ट्रस्टी को अपॉइंट कर रहे हैं, ट्रस्टी कौन होगा ऊपर हमने पढ़ लिया। ट्रस्टी अलग, तुम एसेट मैनेजमेंट कंपनी को ट्रस्टी मत बनाओ, तुम एसेट मैनेजमेंट कंपनी के डायरेक्टर को, एम्प्लॉय को ट्रस्टी मत बनाओ। ट्रस्ट एकदम इंडिफरेंट होना चाहिए भैया, जो ख्याल रखे, क्योंकि ट्रस्टी का काम क्या था? नजर रखना ना, किस पे? कि भैया एसेट मैनेजमेंट प्रॉपर्टी को संभाल के रखे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी सही से काम करी कि नहीं करी, तुमने अपना ही बंदा बैठा दिया, है ना? मतलब तुमको तो अपना बंदा हमेशा सही लगेगा, ठीक है? तो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसका डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय, ये सब ट्रस्टी नहीं बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, no person who is appointed as a trustee of a mutual fund shall be eligible to appoint a trustee of any other mutual fund. थर्ड पॉइंट, पंजाब नेशनल बैंक का ट्रस्टी एसबीआई म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी नहीं बनेगा। भैया कितने काम संभालोगे तुम, बर्डन आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट, 2/3 ऑफ द ट्रस्टी शेल बी, ट्रस्टी में 2/3 लोग हमें इंडिपेंडेंट चाहिए, शेल नॉट बी एसोसिएटेड, भैया स्पॉन्सर से जुड़े ना हो, ठीक है, और एसोसिएटेड ना हो। चलो, मतलब 2/3 इंडिपेंडेंट, मतलब कि 1/3 डिपेंडेंट, एसोसिएटेड चल जाएंगे। इन केस ऑफ कंपनी अपॉइंटेड अ ट्रस्टी, देन इट्स डायरेक्टर कैन एक्ट। इन केस कंपनी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी, ट्रस्टी या तो इंसान या तो कंपनी, मेजोरिटी केसेस में कंपनी अपॉइंट होती है, ठीक है? अगर ट्रस्टी एक कंपनी है तो उसके डायरेक्टर ट्रस्टी की तरह एक्ट करेंगे, तो उन्होंने क्या बोल दिया? देन इट्स डायरेक्टर कैन एक्ट ट्रस्टी इन एनी अदर trust provided object of the trust is not conflict with the object of the mutual fund। क्या तो बात बोली उन्होंने। एक एक्स वाई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड का ट्रस्टी XYZ कंपनी बनती है, ठीक है? एक ट्रस्टी अगर एक म्यूचुअल फंड में, तो वो दूसरे म्यूचुअल फंड में नहीं रहेगी, यही पढ़ा, ठीक है? मतलब मैं अगर ट्रस्टी हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड में, तो मैं पंजाब नेशनल बैंक वाले में नहीं बन सकती, डन। लेकिन अगर मेरी जगह कोई कंपनी है, तो उन्होंने कहा कंपनी तो नहीं बनेगी, लेकिन कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। लेकिन कंडीशन, कंडीशन क्या है बताओ, कंडीशन क्या है? एसबीआई म्यूचुअल फंड और पंजाब नेशनल बैंक म्यूचुअल फंड जो है, इनके ऑब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ना हो।
मतलब एक बोल रहा है ये करेगा और दूसरा बोला नहीं करेगा, तो भाई तो गलत बात है। हाँ सेम, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब डिस्प्यूट ना हो दोनों के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, इसके बाद छोड़ दे रही हूँ आपको। इन केस कंपनी अपॉइंट एज अ ट्रस्टी, क्या लिखा है, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ दैट ट्रस्टी कंपनी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। ये लास्ट पॉइंट पढ़ो अभी के अभी, तुम्हारा हुआ ये। अप्रूवल भी तो हाँ बोलेगा। तुम लोगों ने सब तरीके से एलिजिबिलिटी देख ली, अब फाइनली कौन अप्रूव करेगा, सेबी। चलो यहाँ पे हम अपनी सभा को करेंगे समाप्त, डन।